दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं सेनोरिटा। तो ठीक उसी प्रकार शेयर मार्केट में भी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो कि उनसे ज्यादा तो उनके स्क्रीनशॉट्स आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि पर दिख जाएंगे, और एक वो लोग होते हैं जो कि इस किसी भी तरह की लाइमलाइट में रहना पसंद ही नहीं करते। सो आई होप आप समझ गए होंगे उन्हीं दोनों लोगों के बारे में। सो हाय गाइस, मैं हूं कपिल सोंती। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट, जिसका मेन फोकस है 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग किसके साथ में जाना चाहिए और कौन सी बेहतर है। और देखो यार, इसको हम बस ऐसे ही नहीं समझेंगे किसी भी नॉर्मल माइंड से, हम इसको बिल्कुल लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार इन्वेस्टिंग क्या है। तो देखो यार, इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, जहां पर आप किसी स्टॉक्स या फिर किसी कंपनी में या फिर किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करके लंबे समय तक अपने एसेट को ग्रो होने देते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने किसी एक स्टॉक्स लाइक रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया और 10-15 सालों के लिए इन्वेस्ट करा। ऐसा नहीं कि आज शेयर की प्राइस थोड़ी सी है और कल मैं उसको बेच दूंगा। और इसके अलावा ये भी एग्जांपल है कि आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, तो एक तरीके से वो भी एक तरीके की इन्वेस्टिंग ही है। और देखो यार, अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इन्वेस्टिंग के बेनिफिट क्या है। तो देखो, इन्वेस्टिंग का जो पहला बेनिफिट है वो है आपका जो स्मॉल अमाउंट है ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा रिजल्ट दे सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने विप्रो का नाम सुना ही होगा, जो कि आज के समय में बहुत बड़ी टॉप आईटी कंपनियों में से। तो उसकी जब शेयर्स लिस्टेड हुए थे 1987 में, उस समय पर अगर आपके दादा दादी ने 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर दिए होते ना, तो उनकी वैल्यू आज के समय में लाखों करोड़ों के आसपास होती है, जिसको कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दूंगा। तो देखो यार, अगर आप लंबे समय तक किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पर जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ना, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल देती है। और इसका एग्जांपल आप राकेश झुनझुनवाला के भी इन्वेस्ट में देख सकते हो कि उन्होंने टाइटन में जब 3 रुपए का शेयर था तब इन्वेस्ट किया था, और आज उसी शेयर की प्राइस 3000 के आसपास चल रही है। और इन्वेस्टिंग का एक और बेनिफिट है पैसिव इनकम। देखो, अगर आप किसी शेयर्स, किसी भी प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहां से आपको पैसिव इनकम भी जनरेट होती है। अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो डिविडेंड आता है, आप रियल एस्टेट आदि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो वहां से रेंट वगैरह के रूप में आपके पास में इनकम आती रहती है। इसके अलावा जो अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो उस पर टैक्स बेनिफिट भी होता है। लाइक अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और अगर आपने उसको 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड किया, तो वहां पर आपका जो टैक्स है ना, वो बस 10% ही लगेगा, और जो शुरुआत के 1 लाख रुपए है ना, उन पर तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से आप समझ ही सकते हो कि इन्वेस्टिंग कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है। अब इसके अलावा कुछ और भी बेनिफिट है, लाइक यहाँ पर इमोशनल स्ट्रेस कम होता है कि हमको रोज की रोज शेयर की प्राइसेस चेक नहीं करनी होती है, बहुत कम रिस्क हो जाती है। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस है ना, वो भी कम हो जाती है। लाइक आप रोज की बाइंग सेलिंग कर नहीं रहे हो, अब एक बार जो खरीद लिया वो खरीद लिया था, तो उसमें जो आपकी एक्सपेंसेस है ना, वो अपने आप बहुत ही कम हो जाती है। तो देखो यार, हर चीज के बस एडवांटेज ही नहीं होते, तो उसी प्रकार इन्वेस्टिंग के भी कुछ डिसएडवांटेज है। लाइक अगर आप किसी लंबे समय तक किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तो हो सकता है कि वहां से आपको बहुत ही कम रिटर्न मिले, मतलब लिटरली बहुत ही कम रिटर्न मिले। लाइक जो ज्यादा ही बड़ी कंपनियां हो जाती है ना, वो 6 से 8% भी रिटर्न बड़ी मुश्किल से देती है। इसके अलावा अगर आपने किसी गलत टाइम पर मार्केट में एंट्री ले ली ना, और बाद में भी आपने पैसे निकाले, तो आपको उतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा अगर आपने एक अच्छे टाइम पर एंट्री मार दी होती। लाइक आपने जब कभी भी बुल मार्केट चलता है, बहुत ज्यादा बुल मार्केट, उस समय में एंट्री लेके बैठ गए, तो बैठे ही रहोगे, क्योंकि उसके बाद में मार्केट गिर जाता है, फिर कभी उठ ही नहीं पाता। लाइक मेरे हिसाब से मेरे पास एक ही एग्जांपल है, वो है माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट की 2003-4 में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन हो गई थी, पर उसकी वैल्यू अभी भी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है जितनी उसकी बढ़नी चाहिए थी। और एक है लिक्विडिटी इशू की, अगर आपने लॉन्ग टर्म तक किसी ऐसे एसेट में इन्वेस्ट कर दिया जहां से आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, तो आपके पैसे एक तरीके से वहां पे फंसे रह जाएंगे। अगर हम कितना ही बोल ले कि हमको इमोशनल स्ट्रेस नहीं होगा, इमोशनल स्ट्रेस नहीं होगा, पर जैसे ही मार्केट गिरता है ना, तो उस समय पर जो इन्वेस्टर होता है ना, उनका स्ट्रेस होता है कि भाई अपनी आंख के सामने कैसे देख पाएंगे कि भाई मेरी कैपिटल आधी से ज्यादा जीरो हो गई, आधी से ज्यादा कम हो गई। तो मतलब वो बहुत ही एक क्रिटिकल फेस होता है किसी भी एक इन्वेस्टर के लिए। तो चलिए अब समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है। तो देखो यार, आप कभी भी किसी चीज को एक्टिवली बाइंग और सेलिंग करते हो ना, वो भी बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म के लिए। लाइक मान लो किसी 1 मिनट से लेकर अगर आपने 1 साल तक भी किसी चीज को बाय सेल किया है ना, तो वो ट्रेडिंग में ही मानता हूं मैं। तो देखो, मान लो आपने रिलायंस की शेयर की प्राइस थी 2500, अब आपने सोचा कि अगले दिन इसकी शेयर की प्राइस या फिर अगले महीने तक 2550 तक चली जाएगी, तो बस आपने इसके बीच में का जो प्रॉफिट उठा है ना, उसी को ट्रेडिंग कहा जाता है। देखो, रियल एस्टेट में भी ऐसा होता है। आप बहुत सारे सोचते होंगे कि रियल एस्टेट में बस लंबे समय तक ही होल्ड करते हैं। देखो, मेरे जो जहां पे मैं ऑफिस में जाता हूँ, वहां पे जो सर है ना, वो कुछ ही समय के लिए जो रियल एस्टेट की यूनिट्स है ना, उनको होल्ड करते हैं और उसके बाद में बेच देते हैं। लाइक कोई नई कॉलोनी कटती है ना, तो वहां पे खरीद लेते हैं और थोड़े दिनों बाद उसको बेच देते हैं। तो उनको हल्का सा बेनिफिट होता है, पर वो हल्का सा बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर फीट में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ट्रेडिंग के बेनिफिट्स के बारे में। तो देखो, सबसे बड़ा जो बेनिफिट ट्रेडिंग का है वो है हाईएस्ट रिटर्न।
देखो, अगर आपने किसी एक शेयर को 100 रुपए पे खरीदा और 110 पे बेचा तो 10% का रिटर्न मिला। और मान लो आपने ये टाइम फ्रेम में मान लो 1 महीने में भी किया तो आपने 1 महीने में 10% का रिटर्न जनरेट कर लिया, जो कि मतलब कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी एक साल में इतना रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते। और अगर आपने यही कंटिन्यू रखा तो आप एक साल में 120% के आसपास का रिटर्न जनरेट कर लोगे। मतलब आपने एक ही साल में आपके पैसे दोगुने कर लिए। पर प्रॉब्लम यहाँ पे वही होती है कि यहाँ पे आप जितना क्विक प्रॉफिट बना लेते हो उतना ही जल्दी आपको लॉस हो जाता है। अब देखो यार, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो वॉरेन बफेट है ना, उन्होंने 22 से 24% के आसपास के रिटर्न जनरेट किया। वहीं जो जिम साइमन एक महान ट्रेडर है ना, उन्होंने 66 से 68% के आसपास का रिटर्न जनरेट किया। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि जो ट्रेडर होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग का एक और बेनिफिट है कि जब मार्केट ऊपर जाता है ना, तब भी अपन पैसे बनाते हैं, और जब मार्केट नीचे जाता है तब भी इसमें पैसे बनाए जाते हैं। देखो, इन्वेस्टिंग में क्या होता है, हमने किसी चीज को कम पे खरीदा और ज्यादा में बेच दिया। और वहीं ट्रेडिंग में हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी चीज को कम में खरीद के ज्यादा में बेच सकते हैं। और अगर मान लो मार्केट बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया तो हम उसको ज्यादा में खरीद के कम में भी बेच सकते हैं, मतलब शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि चाहे हेड आओ चाहे टेल आओ, मेरी तो दोनों तरफ ही विजय होगी। इसके अलावा ट्रेडिंग में एक और बेनिफिट है, वो है लेवरेज का। देखो, जब भी आप किसी शेयर को खरीदते हो और अगर उसको आप इंट्राडे के लिए खरीदोगे ना, तो वहां पर आपको 5x तक का मार्जिन मिल जाएगा। मतलब आपके पास में 200 रुपए है ना, तो आप उससे 1000 रुपए तक का शेयर खरीद सकते हो। पर इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिंग में तो वही है कि आपके पास में अगर 200 रुपए है तो आप 200 रुपए का शेयर खरीद सकते हैं। आप 300 की तरफ तो देख भी नहीं सकते। वो बोलेगा कि भाई तेरी औकात भी नहीं है, मेरी तरफ देख भी मत। तो उसी प्रकार है। पर देखो अब ट्रेडिंग के बहुत सारे नुकसान भी है। उसमें से जो सबसे पहला नुकसान है ना, वो हाई रिस्क है। देखो, आपको लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हो, पर जो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी दिक्कत है ना, वो उतनी ज्यादा रिस्क है। लाइक आपने मान लो एक दिन 10% का रिटर्न अर्न किया और अगर आपको 10% का लॉस होता है ना, तो आप अल्टीमेटली नुकसान में रहोगे। आपको लगेगा कि 10% का नुकसान हुआ तो क्या नुकसान होगा। देखो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके पास में 100 रुपए थे, आपको 10% का प्रॉफिट हुआ तो आपके 110 हो गए। अब अगर 110 में आपको 10% का नुकसान होता है ना, तो वो होता है 11 रुपए। तो 11 रुपए से आपकी जो कैपिटल है वो 99 पर आ गई। तो इस हिसाब से आप अल्टीमेटली लॉस पे हो। तो आपको लगेगा कि 10%, पर जब आप इसको कैलकुलेटिव फॉर्म में देखोगे ना, तब पता लगेगा कि साला अल्टीमेटली आप लॉस में ही हो। और इसके अलावा एक और नुकसान यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आपकी सारी की सारी जो कैपिटल है ना, वो वाइप आउट हो सकती है। लाइक मान लो आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में लगा दिए और अगर 6000 रुपए की भी आपने F&O खरीदे और वो आपके बिहार पर काम नहीं करा सही से, तो 6 के 6000 ही डूब जाएंगे। पूरा का पूरा लोट ही बर्बाद हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपने मार्जिन ले लिया और शेयर की प्राइस कुछ ज्यादा ही गिर जाती है ना, तो जितने पैसे आपके पास में नहीं है ना, उससे ज्यादा लॉस हो जाता है। इसके अलावा ट्रेडिंग का एक और नुकसान है कि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ना, वो ज्यादा हो जाती है। चलिए इस एग्जांपल को मैं ड्रीम 11 से समझाता हूँ। मान लो एक आप हो, एक कोई और बंदा है, आप दोनों ने 100 रुपए लगाए, तो वहां पर जो प्लेटफॉर्म है ना, वो उसके चार्जेस लेते ही है। सेम ये एंजल, जीरोधा वन, ये सारे भी लेते हैं। तो मान लो अगर आप जीतोगे तो आपको बस 180 रुपए मिलेंगे, 20 रुपए वो प्लेटफॉर्म उसके चार्जेस ले लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर धीरे धीरे आप जीते हारे भी हो रहे हो ना, तो वो कॉस्ट जो अल्टीमेटली जो प्लेटफॉर्म ले रहा है, उसकी वजह से आप अपने आप ही एक तरीके से लॉस में रहोगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत ही ज्यादा लगती रहती है यहाँ पर। इसके अलावा ट्रेडिंग का एक और नुकसान है कि यहाँ पर जो इमोशनली हम कभी भी स्टेबल नहीं रह पाते। लाइक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आप ओवर ट्रेड करोगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि आपको 10% का प्रॉफिट आप एक हफ्ते तक कमा सकते हो और एक हफ्ते से भी कम समय में कमा सकते हो। पर देखो, उसके साथ में एक और प्रॉब्लम भी आती है कि आपने मान लो कि आपको 10% का प्रॉफिट हो गया, फिर अपन क्या कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई तेरा भाई तो और ज्यादा कमाएगा। फिर मान लो आपको अगले हफ्ते और 10% का प्रॉफिट हो गया, तो इससे क्या है कि आपका वो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और फिर अल्टीमेटली आप ओवर ट्रेडिंग करके नुकसान में आ जाओगे। तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग है ना, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, वो है डिसिप्लिन। अगर आपके पास में डिसिप्लिन है कि भाई मैंने सोच लिया कि मेरे को एक साल में 50% का प्रॉफिट चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो मैं नहीं लूंगा, तो अगर आप यही सोच लेकर आगे चलते हो तो इससे आपके जो लॉस के चांसेस है कम हो जाते हैं। और देखो, ओवर ट्रेडिंग जरूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट हो तभी हो। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि जब आपको बहुत ही ज्यादा लॉस हो रहा है, लाइक आपने रिलायंस में गंवा दिए, आपने छोटी मोटी 5-7 कंपनियों में गंवा दिए, तो फिर आपके अंदर से एक लॉस फैलेसी जागती है कि भाई इतनी बार गंवा चुका हूं, अब तो तेरा भाई प्रॉफिट करेगा इसे। वो जो गैम्बलर्स की फैलेसी होती है ना, उसी तरह। तो ओवर ट्रेडिंग दोनों केस में होती है, जब आप प्रॉफिट कमाते हो और जब आप लॉस होता है तब भी। इसके अलावा एक और ट्रेडिंग का सबसे नुकसान है कि हम चार्ट्स, पैटर्न्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब देखते हैं कि फाइनेंशियल रिजल्ट आ रहा है कि कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ेगी, पर जो आउटकम्स होते हैं ना, वो हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होते। देखो, मैं अभी आपको एक एग्जांपल समझाता हूं एप्पल का जो अभी ना रेवेन्यू थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, पर अल्टीमेटली उसके जो शेयर की प्राइस है ना, वो गिर गई। बताओ क्यों? क्योंकि जो एप्पल के जो आईफोन है ना, उनकी जो सेल्स है ना, उसमें डिक्लाइन आ रहा है। अब आपको पता है कि सबके पास में एक तरीके से सबके ही पास में मोबाइल हो गए, तो इस हिसाब से एप्पल की तो शेयर जो आईफोन है उनकी तो सेल में डिक्लाइन आएगा ही सही। तो पर फिर भी अगर उसकी सर्विस बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, तो इससे तो उसकी शेयर की प्राइस बढ़नी थी ना, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है।
पर फिर भी जो उसके शेयर की प्राइस है ना वो गिर गई। तो देखो यहाँ पर प्रेडिक्टेबिलिटी ये थी कि शेयर की प्राइस बढ़नी चाहिए थी क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है, बट ऐसा नहीं हुआ। और देखो यार, अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है कि इन दोनों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखो यार, ये बताना इतना सिंपल भी नहीं है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो देखो यार, इसको मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है स्टेट्स क्या बोलते हैं। तो देखो यार, अगर आप जीरोधा की रिपोर्ट पढ़ोगे या फिर किसी भी बड़े बिजनेस हाउस की रिपोर्ट पढ़ोगे तो वही बोलते हैं कि जो 90 to 95% ट्रेडर होते हैं ना, वो अपने पैसे लूज करते हैं, पर वहीं जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो इतना पैसा लूज नहीं कर पाते। हो सकता है कि उनको जो मार्केट ने भी रिटर्न दिया है उससे कम रिटर्न मिलेगा। ये जरूर रिपोर्ट से है कि 90% जो इन्वेस्टर होते हैं उनको कम रिटर्न मिलता है, पर उनको लॉस होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि वो लंबे समय तक बने रहते हैं ना, तो वो उन्हीं कंपनियों में अपने पैसा अधिकतर लगाते हैं जो कि आगे जाके ग्रो करेगी। और हो सकता है कि उनमें कंपनियां डूबे भी से, पर डाइवर्सिफिकेशन अगर उनका पोर्टफोलियो है तो अल्टीमेटली उनको रिटर्न थोड़ा बहुत दे ही देता है। इसके बाद में एक पॉइंट आता है रिस्क और रिटर्न। देखो, अगर आप बात करें हम ट्रेडिंग की तो इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है क्योंकि आपको पता है कि एक एक सेकंड में प्राइसेस कितनी ज्यादा चेंजेस हो जाती है। तो जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है उतनी ज्यादा रिस्क बढ़ेगी। और वहीं जो इन्वेस्टिंग होती है उसमें हम लॉन्ग होराइजन चूज करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम 3 साल तक भी किसी स्टॉक को होल्ड करते तो अपने चांसेस 9% हो जाते हैं कि आपके पैसे लूज होंगे। तो मतलब 9% बहुत ही कम लो लेवल है, पर वहीं जो ट्रेडिंग होती है ना, उसमें आपके 50-50% चांस रहते हैं कि लूज होगा या फिर विन होगा। इसके अलावा एक मार्केट कंडीशन भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है। अगर मार्केट कंडीशन बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, लाइक अगर मैं अभी का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब आरबीआई अपने रेपो रेट बढ़ा सकती है, ये देखो प्रेडिक्टेबल हो रहा है। अगर उस दिन आरबीआई अपने रेपो रेट बढ़ाएगी तो उससे शेयर मार्केट गिरेगा, पर वहीं अगर आरबीआई ने अपने रेपो रेट स्टेबल कर दिया तो हो सकता है स्टॉक मार्केट रिकवर कर जाए। पर ये भी देखो यार, प्रेडिक्टेबिलिटी उस पर डिपेंड है कि रेपो रेट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको पता लगता है कि हाँ भाई, इस समय पर तो शेयर की प्राइस गिरेगी या फिर शेयर की प्राइस बढ़ेगी, तो उस समय पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। नहीं तो लॉन्ग टर्म में तो आपको पता है कि मार्केट प्रेडिक्टेबल रहता ही है कि अभी सेंसेक्स 50,000 है तो हो सकता है 10 साल में 1 लाख पर भी चले जाए। इसके अलावा एक और एस्पेक्ट है नॉलेज और लर्निंग एक्सपीरियंस। देखो, जैसे जैसे हमारा किसी भी चीज में नॉलेज बढ़ता है ना, तो हमारे जो लॉस के ऑप्शन है ना, वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर आप नए नए ट्रेडिंग के अंदर घुसोगे तो आपके हो सकता है लॉसेस के चांसेस बढ़े, पर वहीं अगर आप लंबे समय में लर्निंग करो, सब कुछ आपके पास में है, तो आपके जो लॉस के चांसेस है ना, कम हो जाते हैं। इसके अलावा एक और एस्पेक्ट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखो, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो वहां पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग लगता है, वहीं जो ट्रेडिंग करते हो तो उसमें ऐसी कुछ चीज होती नहीं, क्योंकि यहाँ पे लॉस प्रॉफिट ऐसा होता है। तो यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग को तो आप एक तरीके से भूल ही जाइए। सो गाइस, कंक्लूजन में मैं आपको अगर चूज करने की बोलूं तो इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए सुटेबल है जो कि लो रिस्क एपिटाइट वाले हैं और उनको मतलब कि छोटी कैपिटल है, उससे बहुत ही ज्यादा उनको रिटर्न कमाना है। इसके अलावा उनके पास में ज्यादा टाइम नहीं है कि स्टॉक्स को देखे और इस म्यूचुअल फंड को खरीदे, 10 पे खरीदे 12 पे बेचे। तो उन लोगों के लिए इन्वेस्टिंग बहुत ही ज्यादा सुटेबल हो जाती है। और वहीं ट्रेडिंग उन लोगों के लिए सुटेबल है कि जिनको लगता है कि उनके पास में एक बहुत ही ज्यादा प्रॉपर नॉलेज है। देखो, ट्रेडिंग में मैं बोलता हूं कि आपको टेक्निकल एनालिसिस का ऐसा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि अगर ये कैंडल बनी तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि अब शेयर की प्राइस घटेगी या फिर शेयर की प्राइस बढ़ेगी, या फिर ये न्यूज आई तो ये किस प्रकार शेयर को हैम्पर करेगी। और अगर आप खुद पर इमोशनली कंट्रोल कर लेते हो और ये भी सोच लेते हो कि अगर मेरी 100% भी कैपिटल जीरो हुई तो फिर भी मैं खड़ा हो जाऊंगा, तो आपके लिए ट्रेडिंग सुटेबल है। पर देखो, अगर आप बिगिनर इन्वेस्टर हो तो मैं आपको पहले यही बोलूंगा कि भाई आपकी आधी जो कैपिटल है ना, उसको इन्वेस्टिंग में ही लगा दो, क्योंकि यहाँ पे चांसेस कम है। तो वो बोला जाता है ना, वॉरेन बफेट का एग्जांपल है कि नेवर लूज मनी, और सेकंड उनका रूल है कि डोंट फॉरगेट द फर्स्ट रूल। तो वही है कि पहले अपने पैसों को कैसे ना कैसे करके सेव करो। अगर आपके पास में हाई लेवल का नॉलेज हो गया तो पहले पेपर ट्रेडिंग वगैरह सब करो और उसके बाद में पैसे लगा दो। देखो, ना तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग श्योर तो कोई भी आपको नहीं देगा कि आपके पैसे बढ़ेंगे, पर अगर आपके पास में पर्टिकुलर नॉलेज है ना, तो आप आपके पैसे बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकते हो। सो गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सा ऑप्शन या फिर कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। पर मैं जो प्रीफर करता हूं वो है इन्वेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर रिस्क थोड़ी कमी हो जाती है। और देखो यार, मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, मतलब कि मेरे को रात को नींद आ जानी चाहिए। मेरे को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई आज 10 रुपए का लॉस है, आज 1,000 रुपए का लॉस है, आज 15,000 का लॉस है। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो ना, तो आपको मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग के साथ में जाना चाहिए। और वहीं आप एक अग्रेसिव हो कि भाई जीरो हो जाएगी ना, वो क्या होगा, कम से कम जीरो हो जाएगी कैपिटल, तो आप मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के साथ में जा सकते हो। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही आप कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। सो गाइस, बाय बाय।